हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर सिंह फैक्ट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। ये वाला चैप्टर हम लोग को ये इसलिए पढ़ाया जाता है ना, ताकि हम लोग को पता चल सके कि जीएसटी जो है वो कौन कौन से सामान पे नहीं लगता है या फिर कौन कौन से ऐसा सर्विस है जिस पे नहीं लगाया जा सकता है। तो हमारे सिलेबस में जीएसटी जो है किन सामानों पे नहीं लगाया जाता है वो नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का नाम सुना होगा, यानी कि दारू सिंपली बोला जाए तो उस पर हम लोग जीएसटी नहीं लगाते हैं। और पेट्रोलियम क्रूड हो गया, ऑयल हो गया, फिर पेट्रोलियम ऑयल का बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। उस पर किसी स्पेसिफिक डेट में लगाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये गुड्स हो गया। अब सर्विसेज के केस में क्या है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, 100 से भी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखी है। एग्जेम्प्ट का मतलब कि उस पर जीएसटी नहीं लगता है। मतलब कि अगर आप उन सर्विसेज को लेंगे, सर्विसेज का मतलब सेवाओं का ग्रहण करेंगे, तो आपको जो है, मान के चलिए अगर आपका कोई भी सर्विस है, हेयर कट ही करवा रहे हैं, ठीक है, हेयर कट करवा रहे हैं 1000 रुपये का, तो उस पर आपको जीएसटी देना है या फिर नहीं देना है, ये हमें बताता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पक्का आता है। कौन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जेम्प्ट है और कौन सा ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल का मतलब उस पर जीएसटी लगेगा और एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जेम्पशंस का ज़रूरत इसलिए आए ताकि पब्लिक को फ़ायदा हो सके। अगर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा तो फिर इंसान अगर 1000 रुपये का सामान खरीदेगा तो उसको 1000 रुपये में ही सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी लगता तो 1000 रुपये का सामान है प्लस 18% का जीएसटी लगा देंगे तो हो जाएगा 180 रुपये का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 1000 रुपये का सामान था, इस पर मैंने जीएसटी लगा दिया 18% का, तो 1180 रुपये लगभग, मतलब सॉरी 1100 रुपये आपके हो जाएंगे। 1180, ओके। समझिए, मतलब कि जीएसटी लगाने से आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो इंसान नहीं खरीदने खोजेगा सामान को। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कुछ सर्विसेज को एग्जाम करके रखा है, चलिए उसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सर्विस है, अगर आप एक चैरिटेबल एक्टिविटी करा रहे हैं और क्या आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आप दान दक्षिणा वाला इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, जैसे कि आपका हो गया कोई एनजीओ हो गया, पिरामल फाउंडेशन हो गया, बड़े बड़े एनजीओज़ का नाम आपको पता होगा। तो वो इंस्टीट्यूट जब कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करती है, ठीक है, और वो जो इंस्टीट्यूट है ना, वो सेक्शन नंबर 12AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, तभी ये एग्जाम्पशन वो ले सकते हैं। तो जब भी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट किसी भी पर्सन को चैरिटेबल सर्विस देता है, चैरिटेबल सर्विस किसी भी तरह का हो सकता है, समझ में आ रहा है। चैरिटेबल सर्विस मतलब कि होटल खोल दिया, स्कूल खोल के दे दिया, ठीक है, हेल्थ के बारे में हॉस्पिटल खोल के दे दिया, तो वो भी सर्विस होता है ना। तो वो सर्विस अगर इसको दिया जा रहा है ना, तो उस पर हम लोग को जीएसटी नहीं लगाना रहता है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो और चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, चलिए वो देखते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा वगैरह। ठीक है, तो अगर आप योगा का सर्विस दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान वगैरह के बारे में, भगवान अल्लाह जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला सर्विस दे रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये भी आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट किसका, अबंडनमेंट का, ऑर्फेंड चिल्ड्रन का जिसका पैर हाथ नहीं है, फिजिकली मेंटली ट्रोमाटाइज्ड पर्सन का, जो प्रिजनर है, ठीक है, इन लोगों को, और वो इंसान जिसका 65 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है। तो इन इंसानों को जब आप स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का मतलब कि कोई न्यू स्किल सिखा रहे हैं, कोई योग्यता उन्हें दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कौशल विकास होता है ना, उसी तरह। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये सब अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको चैरिटेबल एक्टिविटी बोलेंगे। ओके, और चैरिटेबल एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दे रहा है। ठीक है, पहला ये समझ में आ गया आपको। कुछ और सर्विसेज देखते हैं, जैसे कि अगर आप एक पर्सन है, ठीक है, आप एक पर्सन है, आपने जो है किसी दूसरे इंसान को सर्विस दी है, किस चीज़ का, पूजा पाठ करवा दिया उसके घर में जाके, तो ये इंसान आपको दक्षिणा देगा ना। इसने जो है, ये इंसान ने इस बंदे को क्या दिया, पूजा पाठ करवा दी, इसने इसके घर में जाके पूजा करवाया। अब पूजा करवाया, बदले में दक्षिणा ले रहा है, तो ये फीस पे जीएसटी नहीं देना। आपने कभी जीएसटी दिया है? जब भी आप पंडित जी को दक्षिणा देते हैं तो नहीं देते हैं, तो ये कॉमन सेंस का बात है। अब आते हैं रिलीजियन प्लेस पे, तो आपने देखा होगा कोई कोई मंदिर के बाहर जो है ना, रूम भी मिलता है, वहाँ पर रूम भी मिलता है कि नहीं। अगर रूम का जो रेंट है वो 999 रुपये है, ठीक है,
एक दिन का 999 रुपये है तो वो एग्ज़ैम्प्ट है, मतलब कि उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो अगर 1000 रुपया है या उससे ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है, यानी कि उस पे जीएसटी लग जाएगा। ओके। अब आपने देखा होगा कोई-कोई इंसान जो है वो रिलीजियस प्लेस, यानी कि कोई भी जगह, रिलीजियस प्लेस का मतलब होता है ना जो ओन्ड और मैनेज्ड है बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, तो रिलीजियस प्लेस का मतलब ये होता है कि जो भी प्लेस जो चैरिटेबल और या रिलीजियस ट्रस्ट ने ओन कर रखा है, ठीक है, तो उस प्लेस में अगर आप हॉल को, ओपन एरिया को, जहाँ पर मंडप नहीं होता है, अगर आप मंडप वाला एरिया को रेंट पे दे रहे हैं ना, और एक दिन का चार्ज है आपका 9,999 रुपये, तो आपको जीएसटी नहीं देना है, यानी कि एग्जेम्प्ट है। अगर आपका 9,999 रुपये से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर आप रिलीजियस प्लेस मतलब ऐसे समझ लीजिए ना, ये मंदिर है, ये ओम का मैंने साइन बना दिया। ओके, ये मंदिर है। अब मंदिर जो है वहाँ पर शॉप होगा, बगल वगल में शॉप होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप शॉप को दे रहे हैं रेंट पे और एक दिन ये सॉरी मंथली अगर आपका रेंट चार्ज 9,999 रुपये है ना, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, और उससे ज़्यादा है तो आपका टैक्सेबल है। तो ये याद रखिएगा। फिर आप कभी-कभी जानते होंगे कोई-कोई ऐसा कंपनी रहता है ना, मतलब कि कुछ लोगों का समूह, जैसे कि हज कमेटी हो गया, ये अगर सर्विस दे रहा है अपने लोगों को, मुस्लिम भाइयों को, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ओके, और हिंदू के लिए केएमवीएन होता है, कुमार मंगलम भवन लिमिटेड, कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो इसको शॉर्ट में याद रखिए, केएमवीएन अगर आपको सर्विस दे रहा है, आप मतलब हिंदू लोग को कहीं पूजा पाठ या तीर्थ स्थल जाने के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर कोई इंसान, इंडिविजुअल का मतलब कोई इंसान, नॉर्मल इंसान, ये है इंसान। ओके, ये इंसान जो है सर्विस दे रहा है किसका, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का। इसका मतलब होता है जैसे आर्ट या कल्चर हो गया किसी दूसरे इंसान को, ठीक है, और उसके बदले ये पैसा दे रहा होगा, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, जो इंसान नहीं है, जैसे कि कंपनी तो इंसान नहीं होता है, कोई फर्म, ठीक है, कोई बॉडी ऑफ एसोसिएट, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, वो लोग इंसान तो होता नहीं है। तो अदर देन इंडिविजुअल अगर आर्ट या कल्चर किसी दूसरे इंसान को सिखा रहा है, ठीक है, कि कैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, कैसे डांस करते हैं, तो वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ओके, अब आगे चैरिटेबल एंटिटी अगर किसी दूसरे इंसान को स्पोर्ट्स के बारे में सिखा रहा है, कोचिंग दे रहा है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट खेलने सिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल एंटिटी अगर दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड है 12AA में इनकम टैक्स एक्ट का, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर चैरिटेबल एंटिटी के अलावा कोई आम इंसान अगर किसी दूसरे बंदों को सिखा रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, तो भाई वो तो टैक्सेबल है, मतलब कि जो भी पैसा वो चार्ज करेगा उस पर उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जब हम लोग प्राइवेट कोचिंग जाते हैं क्रिकेट सीखने के लिए, तो उसमें हम लोग को जीएसटी भी देना होता है। लेकिन कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सिखाएगा तो फ्री में हो जाएगा, मतलब जीएसटी नहीं देना होगा। अब आगे देखते हैं, एजुकेशनल सर्विस पे आते हैं। ठीक है, एजुकेशनल सर्विस पे आते हैं। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर सर्विस दे रहा है, एजुकेशन सर्विस किसको, स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को, और ये लोग बदले में इसको फीस दे रहे हैं, फीस ही ना देंगे तो वो फीस एग्जेम्प्ट है। मतलब कि जब भी कोई स्कूल, जैसे एग्जांपल लेते हैं डीएवी का, ठीक, डीएवी का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत चलता है। डीएवी स्कूल सर्विस दे रहा है बच्चों को, तो क्या आपने कभी बिल देखा होगा जीएसटी उसमें लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, तो ये हो गया आपका एग्जेम्प्ट सर्विस। फिर आगे चलते हैं, ये वाला चार्ट ध्यान से देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी तो सर्विस मिलता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बस वाला भी तो बच्चों को लाने ले जाने का सर्विस देता है। तो अगर बस वाला ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है किसको, स्कूल को, तो वो एग्जेम्प्ट है। मतलब कि एक बस है, ठीक, ये बस है, ये बस वाला बच्चों को ला रहा है और ले जा रहा है, ला रहा है ले जा रहा है, तो ये स्कूल का बच्चा है, ठीक है, ये स्कूल का बच्चा है, और एक बच्चा कॉलेज का ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्कूल के बच्चों को ला रहा है ले जा रहा है ना, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो कॉलेज का बच्चा को ले जा रहा है ले आ रहा है, तो वो टैक्सेबल है। ठीक, फिर सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विस अगर दे रहा है स्कूल के बच्चों को, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन कॉलेज वालों को टैक्सेबल है, याद रखिएगा। फिर अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं कोई एग्जामिनेशन, तो स्कूल में अगर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, और यूनिवर्सिटी में भी एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, CUET, आपने नाम सुना होगा। आईआईटी के लिए जेई का एग्ज़ाम होता है, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था डॉक्टर के लिए, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। फिर अगर आप सप्लाई कर रहे हैं कोई ऑनलाइन एजुकेशन जनरल, जैसे नहीं स्कूल्स में बांटा जाता है पैम्फलेट्स एजुकेशन जनरल की, स्कूल कैसा है,
वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, तो वो टैक्सेबल होता है। लेकिन कॉलेज में अगर बांटा जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पे। अगर हेल्थ केयर सर्विसेज का बात करें, एक सेकेंड, हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें ना, तो देखिए अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो एनिमल और बर्ड्स का है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है, ठीक। हॉस्पिटल जो है वो एनिमल और बर्ड्स का है तो उसमें जो भी सामान बेचा जा रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट का मतलब वही होता है, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डॉक्टर या नर्सेस सर्विस दे रहा है हेल्थ केयर का किसी दूसरे पर्सन को तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वो एग्जेम्प्ट आपको देखने को मिलता होगा। डॉक्टर अगर सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल सर्विस दे रहा है पेशेंट को तो ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, ओके। हेल्थ केयर सर्विस में आता है इलनेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी, ये सब क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है। कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एबनॉर्मेलिटी है, डिफॉर्मिटी है, इंजरी हो गया आपको, इलनेस है, बीमार हैं, ओके, तो इन सब का ट्रीटमेंट जो है उसको हेल्थ केयर सर्विस मानेंगे और इस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया गया है कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, ठीक है। तो जो भी सर्जरी होता है ना वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं माना जाता है। बाकायदा एक शर्त है कि अगर मान के चलिए आपका चेहरा में कोई एसिड फेंक दिया है तब आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं ना तो चलेगा वो। या फिर आप बचपन से ही लूला लंगड़ा है, आपका कोई फेस में बहुत बड़ा दाग था बचपन से, पैदा हुए तब से, तो क्या है कि वो नेचुरली हो गया है तो उसको ठीक कराने के लिए अगर आप जाइएगा ना तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन ऐसे अगर आप जो हीरो हीरोइन लोग नहीं होता है वो लोग अपना नाक को सीधा करता है, दांत को अच्छा से कर लेता है, तो वो लोग टैक्स देता है जो भी सर्विस ले रहा है डॉक्टर से, ओके। आगे देखिए, अगर हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन जो होता है उसमें तो खाना मिलता है ना, हॉस्पिटल के अंदर भी कैंटीन होता है जहाँ फूड स्टफ मिलता है, तो वो कैंटीन का खाना अगर पेशेंट लोग को मिल रहा है ना जो कि ऑलरेडी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो पेशेंट होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको बेड रेस्ट करना है हॉस्पिटल में ही 2-4 दिन, तो वहीं का खाना खाते हैं। तो वो जो खाना मंगाएंगे ना उसको बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। मतलब कि कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होता है जिसमें आपको ऐसा सामान दिया जाता है ना जैसे कि मोबाइल और चार्जर एक साथ मिलता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चार्जर कहीं और से लेते हैं, मोबाइल कहीं और से लेते हैं, उसका ब्लूटूथ कहीं और से लेते हैं, सिम इजेक्टर टूल कहीं और से लेते हैं, सब मिला के देता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। उसी तरह डॉक्टर लोग जो इलाज करता है ना तो खाना वगैरह भी कैंटीन का व्यवस्था वहीं से कर देता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, ओके। अब आगे देखिए, अगर ये हॉस्पिटल और कैंटीन का जो वो है फूड का सप्लाई है वो ऐसा पेशेंट को दे रहे हैं ना जो एडमिट नहीं है, मतलब कि विजिटर है। जैसे कि मान के चलिए आपकी मम्मी बीमार है हॉस्पिटल में है तो उनको जो खाना मिल रहा है ना वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप उनको देखने के लिए गए हैं, दोपहर से रात हो गया, आपको भी खाना खाना है तो वो खाने पे जीएसटी लगेगा, ओके। अब आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू ये लोग हमेशा एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी रूम होता है ना, जैसे कि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिकली मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वो लोग को आईसीयू में भर्ती करते हैं ना, आईसीयू में, सीसीयू में, आईसीसीयू में, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। वहाँ आप रूम रेंट कितना भी दीजिए एक पर डे का वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कोई और रूम है जैसे नॉर्मल रूम है, आप हॉस्पिटल गए, एक नॉर्मल सा रूम है, उस रूम के अंदर आपको लेटा दिया गया, आपका इलाज हो रहा है, उस रूम का चार्ज अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा ना तो उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन 5,000 तक है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाइएगा तो देखिएगा कि आपका जो बिल बना है रूम का वो 5,000 से कम है। अगर कम है और उस पर उसने जीएसटी लगा रखा है तो उसको एक झाप मारिएगा, समझे। आगे देखिए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस पे आते हैं। तो अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक क्लास है, ठीक है, और आप ट्रैवल करके मतलब उड़ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है, चलिए इंडिया का मैप बना लेते हैं, तो बन गया इंडिया का मैप। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ इधर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर जो भी स्टेट्स है ना इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आप उड़ रहे हैं और यहीं पर लैंड कर रहे हैं, तो ये वाला जगह में आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमिक क्लास में तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो वही जाने जिसने लॉ बनाया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कर रहे हैं रेडियो टैक्सी से, रेडियो टैक्सी का मतलब होता है ओला उबर, आपने कभी भी ना कभी ओला उबर तो यूज़ किया ही होगा, तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है। लेकिन ओला उबर के अलावा अगर कोई और रेडियो टैक्सी है जिसमें एसी नहीं है, नॉन एसी है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
लेकिन एसी लगा हुआ है तब वो टैक्सेबल है, तब उसको आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और किस रेट से देना है वो तो डिपेंड करता है। उसके लिए नेक्स्चर आता है, आप यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा कि किस किस सामान के लिए कितना रेट है। जैसे पेन हो गया, पेन पे कितना जीएसटी का रेट है, कॉपी पे कितना जीएसटी का रेट है, मोबाइल पे कितना रेट है, तो वो डिपेंड करता है। तो आपको एग्ज़ाम में वो नहीं याद करके जाना, वो क्वेश्चन देगा आपको कि कितना रेट से लगता है। आगे देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कर रहे हैं, टूरिज़्म के लिए कंडक्ट कर रहे हैं कोई टूर, तो वो टैक्सेबल है। कोई कोई क्या होता है, बंदा क्या करता है कि आपको, जैसे दिल्ली में गए हैं तो एक बस होता है, वो बस क्या करता है, आपको दिल्ली का सारा फेमस जगह पे घुमा देगा और बदले में कुछ पैसा लेगा, 600 रुपये शायद लेता है, ठीक है। तो उस पर आपका वो टैक्सेबल, उस पर जीएसटी भी इंक्लूडेड रहता है। क्यों? क्योंकि वो टूर करवा रहा है, ठीक है, टूर करवा रहा है हम लोग को। अब आगे देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, नॉर्मल चीज़, एसी वाला है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है जनरली। अब आते हैं हम लोग, मेट्रो से जा रहे हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट है, इनलैंड वाटरवेज भी एग्जेम्प्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग वेसल है मतलब कि शिप वगैरह, तो वो टूरिज़्म के लिए है तो टैक्सेबल है, अदर देन टूरिज़्म है तो वो एग्जेम्प्ट है। नॉर्मल सा चीज़, वही चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आप हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग मतलब किराए पे बुला रहे हैं उसको, किसको, कैरेज बाय फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कोई फर्म है, फर्म में जो एम्प्लॉय लोग काम करते हैं उन लोग को उसका घर जाना होगा ना, घर तो जाना होगा उन लोग को, तो उसके लिए जो बस का सर्विस फर्म ने, कंपनी ने, फर्म ने जो करवाया रखा है ना, उसके लिए जो है वो हमेशा टैक्सेबल है। अगर वो एसी कैरेज है, मतलब एक बस एक फर्म ने बुक किया कि मेरा एम्प्लॉय लोग को लेके जाना और लेके आ जाना, तो ये वाला टैक्सेबल होगा। अगर उसमें एसी लगा है, नहीं लगा हुआ है एसी, तो भाई एग्जेम्प्ट है, मस्त आराम से जाओ। और अगर रूट और शेड्यूल फिक्स नहीं है तो वो टैक्सेबल है, फिक्स रहेगा। और नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर फिक्स नहीं रहेगा तो वो टैक्सेबल है। उम्मीद है आपको ये चार्ट से समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आप गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड से कर रहे हैं और जीटीए का हेल्प ले रहे हैं। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, ठीक है, और कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर रहे हैं। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, मतलब सामान को इधर से उधर ले जा रहे हैं रोड के थ्रू, ठीक है, और हेल्प ले रहे हैं किसका, जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। ये क्या करता है ना, ये लोग ऐसा एजेंसी है जो मदद करता है लोगों को सामान को इधर से उधर लेने में। बीच में जो भी घपला होगा वो यही समझेगा, तो ये टैक्सेबल है। लेकिन कोई और मोड से कर रहे हैं, जैसे आपने खुद से रिक्शा बुक किया, बैलगाड़ी बुक किया आपने, तो वो एग्जेम्प्ट है। बैलगाड़ी वाले को आप क्या पैसा देंगे क्या जीएसटी का, क्योंकि वो तो जमा ही नहीं कर पाएगा, उसको क्या पता जीएसटी क्या होता है, इसीलिए वो एग्जेम्प्ट है। फिर अगर आप थ्रो इनलैंड वाटरवेज कर रहे हैं गुड्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है आपका। नोटिफाइड गुड्स का कर रहे हैं जीटीए के थ्रू, रेल के थ्रू, वेसल के थ्रू, ठीक है, मतलब कि जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, रेल मतलब रेलवे गाड़ी, और वेसल मतलब शिप जो पानी में चलता है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कौन कौन सा नोटिफाइड गुड्स है जिसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है इनके द्वारा भी, तो वो होगा क्या, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, मतलब कि बंदूक, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग राइस, पल्स और फ्लोर्स, मतलब आटा, चावल, दाल, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इन सब चीज़ों का अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, जीटीए के थ्रू, रेल के थ्रू और वेसल के थ्रू, तो एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं, अगर जीटीए का सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी को दे रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को दिया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को दिया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 में, जो कि टीडीएस का सेक्शन है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कोशिश करिएगा, रिपीट में देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं बैंकिंग सर्विस पे, ठीक है, बैंकिंग सर्विस पे आते हैं। अगर आप लोन एडवांस दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है ना वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अदर चार्जेस जैसे कि लोन प्रोसेस फ़ी हो गया, डॉक्यूमेंट चार्ज हो गया, कमीशन हो गया, तो वो टैक्सेबल होता है। ओके, फिर क्रेडिट कार्ड का फीस है, क्रेडिट कार्ड में भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो वो टैक्सेबल है। फिर बैंक दूसरा बैंक को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विस दे रहा है और वो ऑथराइज डीलर के थ्रू दे रहा है या फिर ऑथराइज डीलर को दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। फिर अगर कोई बैंक है जो कि ऑथराइज करेंसी डीलर है, वो दे रहा है फॉरेन करेंसी सर्विस किसको, बैंक को या ऑथराइज करेंसी डीलर को, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अब कमीशन चार्ज बाय एक्वायरिंग बैंक, अगर कमीशन 2000 रुपये तक है, सिंगल ट्रांजेक्शन में है, तो एग्जेम्प्ट है। 2000 से ज़्यादा अगर कमीशन चार्ज किया जा रहा है ना एक्वायरिंग बैंक के द्वारा, तो वो क्या है, टैक्सेबल है।
तो ये लिमिट्स आपको याद करना पड़ेगा, ये टोटली याद करने वाला चैप्टर है। अब बिजनेस फैसिलिटेटर या कोरस्पोंडेंट्स, ये लोग क्या करता है, मदद करता है, मतलब थर्ड पार्टी की तरह काम करता है, जो दलाल नहीं होता है वो। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है मिस्टर जे को सर्विस दे रहा है। मिस्टर जे कौन है, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कोरस्पोंडेंट, दलाल बोलिए ना। तो ये बंदा को सर्विस दे रहा है, ये बंदा बैंक को सर्विस दे रहा है कि बैंक भाई हम जो है वो गांव देहात में रहते हैं और हम गांव देहात में आईसीआईसीआई बैंक का हेल्प करेंगे कस्टमर वगैरह को खोजने में, लाने में, ठीक है। तो उसके लिए पैसा देगा ये आईसीआई बैंक किसको, तो वो एग्जेम्प्ट है पैसा। और यही काम ये बंदा जो बैंक, ये बंदा जो रूरल एरिया में है, ये किसको हायर करेगा, अपना एजेंट को, ठीक है। एक दलाल और एक दलाल को हायर कर रहा है और वो बंदा फीस दे रहा है उसको, तो ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, ये भी एग्जेम्प्ट है, ओके। अब लीगल सर्विस में आते हैं, तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ओके। तो ये जब सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को तो टैक्सेबल होगा आरसीएम में। अब आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रिसिपिएंट जो है वो टैक्स जमा करता है गवर्नमेंट को। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर अदर देन बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, मतलब कि बड़ा आदमी, अमीर मैंने लिख रखा है, बड़ा आदमी, ठीक है। तो ये बंदा जो है वो एग्जेम्प्ट हो गया, ओके। तो अमीर मतलब बिजनेस एंटिटी हो गया, और अमीर नहीं है वो नॉर्मल, अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो ये लोग एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब होता है कि लॉ फर्म वगैरह। तो लॉ फर्म जो है वो सर्विस दे रही है कानून व्यवस्था के लिए कि कंपनी लोग कोई गड़बड़ी ना कर दे। तो वो फर्म अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है तो टैक्सेबल है, अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट है। अब आगे देखिए, अमीर बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है ना जो रजिस्टर्ड है, जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड को। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्या है, 10 लाख 4 स्टेट्स के लिए, और 20 लाख कुछ अदर स्टेट्स के लिए, और 40 लाख ये सब गुड्स का बात हो रहा है, ओके। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, मैंने रिकॉल करवा दिया। फर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट और अदर देन सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को तो टैक्सेबल है, दूसरा एडवोकेट या फर्म को तो वो एग्जेम्प्ट है, और अदर पर्सन को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। ये देख सकते हो, अदर पर्सन में गवर्नमेंट, बिजनेस एंटिटी हो गया, नॉन बिजनेस एंटिटी हो गया, ओके। फिर सीनियर एडवोकेट जो है वो सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को तो टैक्सेबल है, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है सीनियर एडवोकेट तो वो टैक्सेबल है, और अदर पर्सन को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। ये वाला देखिएगा, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट तो आपको पता है कौन है, आर्टिस्ट जो है वो अगर म्यूज़िक या डांस कर रहा है, थिएटर कर रहा है, ठीक है, किस तरह का डांस, फ्लॉक या क्लासिकल, जो क्लासिक डांस होता है ना और फॉल्क होता है, अगर ये कर रहा है और जो कंसिडरेशन जो उसको पैसा मिल रहा है ना वो 1.5 लाख रुपए तक है, यानी कि 1,50,000 तक है, 1,50,000, तो एग्जेम्प्ट है। और इसको एक्सीड करेगा तो वो टैक्सेबल है। मतलब कोई भी इंसान अगर डांस कर रहा है, किस तरह का डांस, क्लासिक डांस या फॉल्क, और बदले में वो ले रहा है 1,50,000 रुपये तक का फीस, ठीक है, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। और उससे ज़्यादा लेगा 1,50,000 रुपये से ज़्यादा तो टैक्सेबल है, और अदर आर्ट फॉर्म कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। एक और चीज़, अगर जो इंसान है वो परफॉर्म कर रहा है डांस या फॉल्क एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, जैसे कि दीपिका पादुकोण हो गई, वो कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, ओके। अब वो जाके क्लासिकल डांस कर रही है और बदले में पैसा ले रही है, पैसा वो नहीं भी लेगी ना तब भी चलेगा, उसको भी टैक्सेबल मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एज अ बिजनेस ब्रांड एम्बेसडर डांस कर रही है। मतलब अगर आम इंसान करेगा डांस तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए का लिमिट है, 1.5 लाख रुपए तक कोई जीएसटी नहीं देना है, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट प्रॉफिट एंटिटी, तो अगर कोई ट्रेड यूनियन जो है वो सर्विस दे रहा है अपना मेंबर को, ठीक है, और बदले में फीस ले रहा है तो एग्जेम्प्ट है, ओके। ट्रेड यूनियन का मतलब जैसे मजदूर यूनियन हो गया, ये सब यूनियन है, यूनियन दे रहा है अपना मेंबर लोग को सर्विस तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ओके। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि टैक्स नहीं देना है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, पढ़ते रहिए। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एग्जांपल देता हूँ। गोकुल धाम सोसाइटी जो है वो सर्विस दे रहा है अपना मेंबर जेठालाल को, ठीक है, और बदले में पैसा ले रहा है, और पैसा जो है वो ले रहा है वो 7,500 पर मंथ पर मेंबर का है तो वो एग्जेम्प्ट है, और उससे ज़्यादा है 7,500 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। उसके बाद
पर मेंबर पर फ्लैट जो है, मान के चलिए जेठालाल 2 फ्लैट ओन करता है, 2 फ्लैट, तो एग्जेम्पशन लिमिट जो है ना वो 15,000 हो जाएगा। जितना फ्लैट ओन करोगे उतना बार इंटू कर दो 7500 से, ठीक है, और वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 7500 तक यानी कि 7500 तक एग्जेम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए से हम कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्टर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है या फिर गवर्नमेंट है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वो तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी है और वो इंपोर्ट कर रहा है बाहर से तो वो टैक्सेबल है आरसीएम में। आरसीएम में टैक्सेबल है मतलब यही इंसान जो है वो टैक्स को पे करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सर्विस टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ठीक है। अगर कोई इंसान सर्विस दे रहा है किसको, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। पीआर कट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। पीआर कट का मतलब होता है प्लेयर, रेफरी, कोच, अंपायर, टीम मैनेजर, ठीक है। अगर ये बंदे सर्विस दे रहे हैं किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई इंसान रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली क्या एक प्लेयर है कि नहीं, एक प्लेयर है। तो एक प्लेयर अगर सर्विस दे रहा है बीसीसीआई को, ठीक है, ये तो रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब जो लॉ में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसको सर्विस देगा ना तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन भाई अगर वो ऐसा सर्विस दे रहा है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। अब टूर ऑपरेटर का सर्विस होता है। टूर ऑपरेटर अगर हॉलीडे टूर पैकेज दे रहा है फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है, इंडिया का टूर ऑपरेटर बाहर से आया हुआ फॉरेन टूरिस्ट को हॉलीडे टूर पैकेज दे रहा है और वो फॉरेन टूर है मतलब बाहर में घुमाएगा तो एग्जेम्प्ट है। इंडिया का टूर करवाएगा तो टैक्सेबल है। फिर टूर पार्टली इंडिया में और पार्टली फॉरेन में है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। मतलब क्या होता है, जैसे कि एक टूर पैकेज है, उसने बोला क्या कि मैं श्रीलंका भी घुमाऊंगा और जो है बेंगलोर भी घुमा दूंगा, ओके, तो ये आधा श्रीलंका में घुमाएगा आधा बेंगलोर में। तो उस केस में क्या होगा कि क्या एग्जेम्प्ट होगा मैं बता रहा हूँ। पैकेज का जो अमाउंट है इसको इंटू कर दो नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग इंडिया, जो इंडिया में बकाया है घुमाना, और टोटल नंबर ऑफ डेज, ओके। फिर 50% जो है, हाँ हाँ, तो अगर जो है बंदा टूर पार्टली इंडिया में और पार्टली फॉरेन में है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। जो पैकेज अमाउंट है उसको इंटू कर देंगे नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग बटा टोटल नंबर ऑफ डेज, या फिर 50% ऑफ पैकेज अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर होगा। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला एग्जांपल है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलेगा, इतना भी डिटेल में नहीं पूछता है। फिर आइए, रेंटिंग ऑफ रेसिडुअल ड्यूरिंग। अगर आप रेंट पे दे रहे हैं, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए दे रहे हैं तो टैक्सेबल है। कमर्शियल पर्पज़ के सामान बेचने के लिए, कोई भी कारोबार करने के लिए दे रहे हैं अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल का मतलब होता है रहने वाला घर, रहने वाला बिल्डिंग अगर आप दे रहे हैं किसी और पर्पज़ के लिए, ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो टैक्सेबल है। अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। अब रजिस्टर्ड क्या होता है आपको पता है अच्छे से। अब रेंटिंग ऑफ व्हीकल, अगर आप व्हीकल दे रहे हैं रेंट पे और उसका सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर का है तो हमेशा टैक्सेबल है, ठीक है। अगर आप कोई भी बस को रेंट कर रहे हैं और उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 12 पैसेंजर है, मतलब 12 पैसेंजर उस पर बैठ सकता है तो टैक्सेबल है। अगर 12 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है। सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि अगर आपका सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा है और वो हायर किया गया है स्टेट ट्रांसपोर्टिंग अंडरटेकिंग ने तो एग्जेम्प्ट है, वरना टैक्सेबल है। फिर कोई ईवी बस हो गया जिसका सीटिंग कैपेसिटी 12 पैसेंजर है तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 13 पैसेंजर है तो और वो हायर किया गया लोकल अथॉरिटी के द्वारा तो एग्जेम्प्ट है। अदर पर्सन है तो टैक्सेबल है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सर्विस ऑफ इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर क्या होता है कि सपोर्ट स्टार्टअप इन अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग वेरियस रिसोर्सेज, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट और फंडिंग। मतलब कि इनक्यूबेटर वो इंसान होता है ना जो मदद करता है नया नया स्टार्टअप्स को फंडिंग वगैरह दे के, ठीक है। तो इनक्यूबेटर का सर्विस देखिए, वो एग्जेम्प्ट होता है 50 लाख तक, ओके, इतना ही याद रखिए। आगे देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस दे रही है और स्पेसिफाइड सर्विस है तो हमेशा टैक्सेबल होगा एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। स्पेसिफाइड सर्विस में आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर सर्विस इन रिलेशन टू वेसल, ठीक है, एयरक्राफ्ट वेदर इनसाइड और आउटसाइड द क्या लिखा हुआ, परमिट्स ऑफ पोर्ट्स ऑफ एयरपोर्ट। आगे देखिए,
सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस एंटिटी, तो वो एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी नहीं है तो एग्जेम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है अगर गवर्नमेंट, तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी और रजिस्टर्ड है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट है और 5,000 से ज़्यादा टैक्सेबल है। उसके बाद बिजनेस एंटिटी जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक एग्रीकल्चर वाला देख लीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग का सर्विस, राइस का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ये सब एग्जेम्प्ट है। ओके, ये सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेयर हाउसिंग का सर्विस एग्जेम्प्ट है, कल्टीवेशन का, ठीक है, रेंटिंग का, जॉब वर्क ऑफ एग्रीकल्चर का, सर्विस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि मार्केटिंग कमीशन, ये एग्जेम्प्ट है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स, मतलब कि ये होता है ना इंसेमिनेशन करना, हॉर्सेस का छोड़ के बाकी जो भी जानवर है उसका सेक्सुअली स्पर्म को ट्रांसफ़र करके न्यू जनरेशन को पैदा करना, तो वो वाला एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन हॉर्स के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस जैसे कि सॉइल टेस्टिंग हो गया, तो ये सब क्या होता है, टैक्सेबल हो गया, सॉरी एग्जेम्प्ट हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।